Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 6th of February 2026. तो गाइज आज है तारीख 6 फरवरी 2026 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है पंबा रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन को। पहले तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है और बस ये अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये सेशन डिले हो पा रहा है। बट जल्दी हम लोग इस सेशन को अर्ली मॉर्निंग में कंडक्ट करेंगे, जिसमें हम लोग अपने द हिंदू के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज को भी कवर करेंगे। तो कल से मोस्ट प्रोबेबली अर्ली मॉर्निंग के अंदर में वीडियो को पब्लिश करने की मैं अपनी पूरी कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला आर्टिकल है हमारा, ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सभी लोगों ने आज का न्यूज़पेपर देख लिया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, टेंशन मत लो। यह है हमारी आज की सबसे पहली खबर जो पेज नंबर 1 के ऊपर में प्रेजेंट है। और ये पहली खबर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम की है अगर आप इसको एग्जामिनेशन से लिंक करेंगे, क्योंकि एसएससी वगैरह में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या बात हो रही है, जो एक्सप्लोजन है ये हुआ है एक इलीगल मेघालय माइन के अंदर में, जिसकी वजह से 18 लोगों की जान गई है। दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं इलीगल माइनिंग की बात कर रहे होते हैं, या मेघालय की जब भी बात आती है और मेघालय में जब भी माइनिंग की बात आती है, तो एक टर्म यहाँ पे आता है, उसको बोलते हैं रैट होल माइनिंग। अभी ये रैट होल माइनिंग होती क्या है, इसको हम लोग बहुत विस्तार से बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। पहले आपको यहाँ पर यह समझना है कि अभी इस माइनिंग को लेकर ये पूरी की पूरी जो समस्या है वो करंट समय पर दिखाई जा रही है कि भाई ये समस्या कोई नई नहीं है। 2014, 2012, 2013, 2018, 2021, 2025 और अब जाकर 2026, ये पिछले कुछ सालों के इवेंट्स दिखाए गए हैं कि हर बार इस रैट होल माइनिंग की वजह से मेघालय में बहुत सारे लोगों की जान जाती है। इस बार 18 लोगों की जान गई, 2012 में 15 लोगों की जान गई, 2013 में 5 लोगों की जान गई, फिर 2018 के अंदर आप देख पाओगे लगभग 15 लोगों की फिर से जान गई, 2021 में 6 लोगों की जान गई, फिर 2021 में अगेन यहां पर आप देख पाओगे कुछ और माइनर्स की जान गई दूसरे महीने में। ये इंसिडेंट लगातार जारी है। आखिरकार क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है, और मेघालय में ये रैट होल माइनिंग आज इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट क्यों है? अब इसको लेकर बहुत सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो ऑलरेडी बहुत पहले से लिखे जा रहे हैं, या आप देख पाओगे हमारे द हिंदू में पहले भी इसके बारे में एक डिटेल्ड आर्टिकल छपा हुआ है। रैट होल माइनिंग क्या है इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सो डोंट वरी, मैं आपको वो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो प्रोवाइड करवाऊंगा। बहुत अच्छे से हर एक चीज़ों को पढ़िएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना होगा कि रैट होल माइनिंग होती क्या है और किस तरीके से काम करती है। आपने ये वाला फोटो देखा, ये मेघालय का ही फोटो है। मेघालय में जो ईस्ट जैंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट है, ये वहाँ का फोटो है। इसमें आप देख पाओगे ये जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों में ऐसे छोटे छोटे होल करे गए। ये होल आपको दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे होल आपको दिख रहे होंगे। और इस होल में क्या है, अंदर जाकर कोयले को निकाला जाता है। किसको? कोयले को। कोयले का खनन करने का तरीका है, ये कोल माइनिंग वाली प्रोसेस को अपना रहे हैं। लेकिन इतने छोटे होल में इंसान घुसेगा कैसे? तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, मेघालय में ये बच्चे को इसके अंदर में भेजते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, कि आप जाओ यहाँ से बहुत सारा कोयला निकाल के लेकर आओ, उसके बदले में आपको बहुत सारे अच्छे पैसे मिलेंगे। ठीक है, पैसों का भी लालच मिलता है। फिर उनकी मजबूरी होती है, जो व्यक्ति इस केस में फंस जाता है तो वो अंदर जाते हैं इस तरीके से छोटे छोटे। इसको रैट होल क्यों बोला गया है? जैसे चूहा अपना बिल बनाता है ना, वैसे ही यहाँ पर ये बिल बनाए जाते हैं छोटे छोटे, और उसके अंदर गहराई तक ये जाते रहते हैं, जब तक कोयला मिल रहा है उसको निकाल निकाल के ये वापस बाहर लेकर आते रहते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि जब आप दूसरी तरीके से माइनिंग करने का प्रोसेस देखोगे, जो सही तरीके से होती है, गवर्नमेंट के अंदर में होती है, वो अलग तरीका होता है। जब वो इस तरीके से एक गुफा बना रहे होते हैं तो स्ट्रक्चर को ऊपर से सपोर्ट देते चलते हैं, नीचे से सपोर्ट देते चलते हैं कि कभी वो गिरे ना, कोई बड़ा हादसा ना हो। यहाँ पर कोई किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं, सीधा वो अंदर जाते रहते हैं, कोयले को निकाल के आते रहते हैं। फ्लडिंग का इशू कई बार आ जाता है, कई बार ये माइन जो है ये कॉलेप्स कर जाती हैं, जो इंसान इसके अंदर है वो ऐसे ही दब जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। ऐसे मल्टीपल केसेस आए हैं रैट होल माइनिंग के।
आई होप आपको ये समझ में आया। तो आपका क्वेश्चन होगा, क्या हम इसको बैन नहीं कर सकते? अरे बैन कर दिया गया है, एनजीटी के थ्रू रैट होल माइनिंग को बहुत पहले ही बैन कर दिया गया। तो आज भी रैट होल माइनिंग हो रही है, तो इसी वजह से तो आपने आज के न्यूज़पेपर के आर्टिकल में क्या देखा? आर्टिकल में फ्रंट पेज पे देखा कि भाई ये इलीगल माइनिंग हो रही है, क्योंकि कानूनी तौर पे तो हो नहीं सकती, क्योंकि कानून के जरिए एनजीटी ने इसको बैन कर रखा है, और इलीगल तरीके से पैसों के चक्कर में आज ये माइनिंग फिर भी हो रही है, जिसकी वजह से हजारों लोगों की यहां पर जान जा रही है साल ब साल। तो ये कैसे होती है, ये हम लोगों ने इसके प्रोसेस को समझा। सबसे ज़्यादा रैट होल माइनिंग कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी स्पेशली जो हमारा मेघालय वाला रीजन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रैट होल माइनिंग होती है। ये आपको याद रखना ज़रूरी है, एक पर्टिकुलर रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल हमने पढ़ा, उस न्यूज़पेपर के आर्टिकल से हमने छोटे छोटे अपने नोट्स क्रिएट करे हैं। ज़रा इन नोट्स को अच्छे से समझिए, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है हर एक चीज़। इलीगल रैट होल माइनिंग क्या होती है, इस बात को हम लोगों ने बेटर तरीके से समझ लिया, ये टर्म क्या है। तो अभी केस क्या था जो रिसेंटली हमने अभी अखबार में डिस्कस किया है, तो केस आपके सामने है प्रेजेंट कि भाई इलीगल रैट होल माइनिंग जो हुई है कोयले की चक्कर में ईस्ट जंतिया हिल्स में, इसकी वजह से 18 लोगों की जान गई है। एक ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट डायनामाइट की वजह से किया गया था, वर्कर्स ट्रैप हुए, उनकी जान गई। ये इंसिडेंट हाईलाइट करता है कि आज भारत में इलीगल तरीके से कोल माइनिंग हो रही है, अवैध तरीके से कोयले का खनन किया जा रहा है मेघालय के बहुत सारे रीजन में। और इसको अवैध इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर में बैन लगाया गया है, कंप्लीट बैन लगा हुआ है, फिर भी ये माइनिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पर इसको इलीगल बोला जा रहा है। अब रैट होल माइनिंग होती क्या है, ये मैं प्रोसेस आपको समझा चुका हूँ। मेंस में अगर कुछ पूछ ले रैट होल माइनिंग के बारे में, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि हाँ एक प्रिमिटिव हैजार्डस माइनिंग मेथड है। उसके अलावा एक छोटी पतली सी टनल बनाई जाती है 3-4 फीट की हाई पे। उसके अलावा जो वर्कर्स हैं, स्पेशली जो बच्चे हैं, उनको इसमें भेजा जाता है कोयले को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक मेथड है, अनसेफ है, और कानून के नज़रिए में पूरी तरह से इलीगल है, क्योंकि इस पर बैन लगाया गया है। क्वेश्चन ये है, ये आज भी मेघालय के अंदर में क्यों परफॉर्म किया जा रहा है, मेघालय में ये आज भी प्रेवलेंट इतना ज़्यादा क्यों है? रीज़न ये है दोस्तों, यहाँ पे जो कोयला मिल रहा है वो थोड़ा सा क्रश्ड फॉर्म में है, थिन फॉर्म में है, और जगह जगह पर फैला हुआ है लंबे एरिया में। और दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जिस एरिया में कोयला पाया जाता है मेघालय में, उस ज़मीन की ओनरशिप या तो वहाँ के इंडिविजुअल्स लोगों के पास में है, या वहाँ पे कोई वंश है उसके पास में, उन लोगों के पास में है। कहने का मतलब यह है, मेघालय की सरकार के पास में वो ज़मीन नहीं है जिस ज़मीन पे कोयला मिल रहा है, तो मेघालय की गवर्नमेंट के पास वो ओनरशिप नहीं है। वो ओनरशिप किसके पास है? वहाँ के लोगों के पास में। तो लोगों को लगता है भाई ये कोयला निकालेंगे, इसको बेचेंगे, इससे बहुत सारा प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट के चक्कर में आप देख पाओगे जो क्विक डेली वेजेस दी जाती हैं, वो 2,000 रुपये तक देने को तैयार हैं कि भैया आपको 2,000 रुपये मिलेंगे, डे के हिसाब से आप जाओ, जितना कोयला निकाल सकते हो निकाल के लाओ उसमें से। तो जो पुअर वर्कर्स हैं, गरीब लोग हैं, वो ज़्यादातर इसका शिकार बन जाते हैं और उनकी जान भी चली जाती है। वो कमाने के चक्कर में अपनी जान को एक बहुत बड़े रिस्क में डाल देते हैं। तो ये रैट होल माइनिंग के बारे में हमने समझा। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर दोस्तों एक लीगल स्टेटस के बारे में, कि भाई ये जो रैट होल माइनिंग है, इसमें एक इंपॉर्टेंट लीगल स्टेटस क्या है, कानून के नज़र में ये कहाँ पर स्टैंड करता है। अप्रैल 2014 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी ने ऑलरेडी रैट होल माइनिंग को बैन कर दिया था, ठीक है, इसके ट्रांसपोर्टेशन को बैन कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सही ठहराया कि हाँ रैट होल माइनिंग को बैन करना बिल्कुल सही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बैन कर दिया। रीज़न क्या थे बैन करने का? क्योंकि ये जो रैट होल माइनिंग हो रही है, इससे बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल डैमेज भी हो रहा है। आसपास जो नदी रहती है उस पानी में भी बहुत सारा कंटेमिनेशन होता है, ये पोल्यूशन फैलता चले जाता है, और लगातार उन लोगों की जान जा रही है जो इसका खनन कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर कोयला निकाल रहे हैं। माइनिंग और एनवायरमेंटल के सारे नियमों को यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। तो ये कुछ मेन रीज़न है जिसकी वजह से मेघालय में ऑलरेडी रैट होल माइनिंग को बैन कर दिया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि इतना सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, बैन लगने के बावजूद भी आखिरकार ये क्या गलत हो रहा है कि आज भी इतने सारी डेथ के केसेस आ रहे हैं? क्योंकि जो माइन के ओनर्स हैं दोस्तों, वो छिप छिपा के इलीगल तरीके से अभी भी ऑपरेशन कर रहे हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट ले लेते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। रिमोट एरियाज़ हैं, ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कोई जाता नहीं है, वहाँ पर माइनिंग चलती है, तो कोई हादसा हो जाता है तभी खबरें छपती हैं, तभी पता चलता है। तो भाई मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती वहाँ पर। तो ये कुछ रीज़न है जिसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, ये प्रॉफिट कमाने के चक्कर में इस तरीके से फ़ायदा उठा के लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं।
फिर उसके बाद रेड होल माइनिंग करते हैं तो खुदाई करने की जगह वहाँ पर एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल होता है कि भाई विस्फोट करेंगे, विस्फोट करने के बाद में वो एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, जिसके बाद वहाँ से कोयले को निकाला जाएगा। तो इलीगल तरीके से डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता है उस एरिया को ब्रेक डाउन करने के लिए। कई बार सडन ब्लास्ट की वजह से, फ्लडिंग की वजह से टनल कोलैप्स हो जाता है, बड़े मात्रा में कैजुअल्टीज होती हैं, हज़ारों की कगार में लोगों की जान जाती है। और क्योंकि वो माइंस इतनी गहरी हो जाती हैं, 300-400 फीट गहराई तक लोग चले जाते हैं, तो रेस्क्यू करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कोई बच भी गया है तो उसको निकालने में महीनों लग जाएंगे, समझे, महीनों लग जाएंगे। इसमें बहुत सारी एजेंसीज फिर शामिल होंगी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नेवी, सब कोई शामिल यहाँ पर हो जाता है। तो समझ रहे हैं ये पैटर्न कितना ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। और ये भी दिखा रहा है कि भाई बैन करने के बावजूद भी आखिरकार हम वहाँ पर आज इतना सख्त मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये माइनिंग के केसेस बार बार आ रहे हैं। तो ये आर्टिकल 2012 से अभी तक के सारे डेथ वाले केसेस को दिखाया है और मैंने आपको ऊपर इसके बारे में समझाया। अब जैसे मान लो ये अभी जो लेटेस्ट केस आया है जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये चलो हो गया जो हादसा होना था, अब इसको ख़त्म, तो इसके अलावा क्या किया जा सकता है? जो हो गया हो गया। अब क्वेश्चन यह है कि आगे क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्स कर रही है इस करंट केस के अंदर में। तो बेसिक तौर पे दोस्तों एक इंक्वायरी है जो मेघालय की सरकार ने ऑर्डर की है, एफआईआर रजिस्टर कर लिया गया है भारतीय न्याय संहिता के तहत, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट के तहत। और जो भी व्यक्तियों की जान गई है उनके परिवार को एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन अनाउंस किया गया है कि भाई इस केस में गवर्नमेंट वैसे रिस्पॉन्सिबल नहीं है ये कंपनसेशन देने के लिए, लेकिन हम फिर भी ये मुआवजा देते हैं, वो एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन है, तो परिवारों के लिए अनाउंस करा गया है। रेस्क्यू और रिकवरी ऑपरेशंस लॉन्च करे गए। तो ये सारे काम दोस्तों यहाँ पर अब जाकर किए जा रहे हैं इस पर्टिकुलर केस के बाद में। तो एक्टिविस्ट यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं कि भाई जो पुरानी कमिटीज़ बनाई गई हैं, इंक्वायरी कमेटी है, वो कमेटी बदलाव करने में फेल हो गई। एग्जामिनेशन के लिए ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि भाई रैट होल माइनिंग को या इस प्रकार की इलीगल माइनिंग को डील करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, नाम है जस्टिस बीपी कटके कमेटी। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, ये कमेटी कोई बदलाव नहीं लेकर आ पाई, क्योंकि जैसे केसेस आ रहे हैं ये हमको यही दिखा रहा है कि भाई फेलियर हुआ है, समझे। अब क्वेश्चन आता है एनवायरमेंटल डैमेज की, तो एनवायरमेंटल डैमेज ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर ऊपर समझ चुके हैं। जो भी बातें मैंने आपको इस आर्टिकल से पढ़ाई हैं, भविष्य में आपको कभी भी रिवाइज करना हो कि हाँ सर अचानक से हमें रिवीजन करना है, ठीक है, तो आप ये इन क्विक रिवीजन पॉइंटर्स के जरिए सभी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इंसिडेंट क्या था, उसके अलावा इसके पीछे के मेन कारण क्या है, रैट होल माइनिंग क्या होती है, एनजीटी ने बैन क्या है, इसका इंपैक्ट क्या होता है, एंड गवर्नेंस इशूज़ क्या क्या देखने को मिल रहे हैं। ये टॉपिक आपका मेंस के लिए पर्टिकुलरली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों, पहला आर्टिकल होता है हमारा समाप्त। अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यूपीएससी ने यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। हम बात करने वाले हैं आज फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में, पुराना वाला कानून, नया वाला कानून, और उसके अलावा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं, और एमएफपी के साथ साथ एमएसपी का इसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अक्सर लोग यहाँ पर छोड़ने वाले हैं, लेकिन आपने नहीं छोड़ना है, ठीक है। आर्टिकल क्या कहता है, ये आपके सामने न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। ये कहता है प्रोक्योरमेंट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस डिप्स 92% इन 2024 एंड 2025। सरकार क्या करती है इन फॉरेस्ट ड्वेलर से। देखो एक बात याद रखना, आज बहुत सारे जो हमारे देश में जंगल हैं, उन जंगलों के अंदर में फॉरेस्ट ड्वेलर की कम्युनिटी रहती है, यानी वो जंगल में रहने वाले लोग शुरू से ही अपना जीवन उसमें व्यतीत कर रहे हैं। उस जंगल से जो भी प्रोड्यूस होता है, जिस प्रोड्यूस को हमने नाम दिया है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, जिसमें यहाँ पर पत्ते हैं, तेंदू लीव्स हैं, उसके अलावा हनी है, शहद है, बैम्बू है, तो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। इसको प्रोड्यूस करते हैं, इसको बेचते हैं, उससे जो कमाई होती है उससे इन सभी का जीवन चल रहा होता है। तो दोस्तों जैसे आपको पता है किसानों से सरकार एमएसपी पे यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे क्या करती है, अनाज को खरीदती है, वैसे ही दोस्तों गवर्नमेंट इन जंगलों से जो प्रोड्यूस हुआ हुआ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको भी खरीदती है। किससे खरीदती है, जंगल में ये रहने वाले लोग फॉरेस्ट ड्वेलर से, ठीक है। तो फॉरेस्ट ड्वेलर से ये खरीदते हैं और किसी प्राइस पे, वही मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदती है। तो एक्चुअली में अभी ये देखा गया है, पार्लियामेंट में जब डेटा प्रस्तुत किया गया तो गवर्नमेंट ने इन फॉरेस्ट ड्वेलर से ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को खरीदना बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है। ये 92% के हिसाब से ड्रॉप हो चुका है, बहुत ही बड़ी गिरावट आई है। जबकि इसको इम्प्रूव करना चाहिए था जिससे ट्राइबल पीपल को थोड़ा फ़ायदा मिले, क्योंकि जंगलों में यही सबसे ज़्यादा आदिवासी कम्युनिटी है जो जंगलों से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेकर गवर्नमेंट को बेचती है, उससे इनका जीवन चल रहा होता है।
तो इसमें उसी बात को मेंशन किया है। और देखो ये जितना भी चीज़ है ये किसके अंडर में आता है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर में, तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री इसको संभालती है। इवन फॉरेस्ट राइट एक्ट को भी ट्राइबल मिनिस्ट्री ही हमारी लागू करती है। आगे मैं आपको इसके बारे में और भी बेटर तरीके से चीज़ों को समझाने वाला हूँ। ठीक है कि भाई अभी देखोगे तो पिछले कुछ समय पर सरकार ने अनाउंस तो बहुत सारा फंड किया था। इन्होंने बोला था कि यहाँ पर लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा रुपया खर्चा जाएगा, है ना। और उसके बाद में जो जंगल में जो ये आदिवासी कम्युनिटी है जो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को सेल करती है, इसको हम लोग खरीदेंगे, जिससे इन आदिवासी कम्युनिटीज़ को एक फ़ायदा होगा, थोड़े बेनिफिट्स होंगे। लेकिन वो बेनिफिट्स अभी इस तरीके से बड़े लेवल पर इंप्लीमेंट होते हुए नहीं नजर आए हैं, वो इस आर्टिकल में बोला जा रहा है। तो इस आर्टिकल को बहुत विस्तार से कवर करना ज़रूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि 2019 में, 2013 में, 2015 में ऑलरेडी सवाल बन चुके हैं। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करवा पाऊंगा, अभी करवाऊंगा आगे। लेकिन इस आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास में पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का। एक्चुअली में क्या है, जो आपने कंटेंट अभी देखा है ना, जो कंटेंट सब कुछ आपको समझाते हुए आ रहे हैं, न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ा, विद नोट्स पढ़े आपने, वो नोट्स हमने जो बनाए हुए हैं वो सब एक पीडीएफ में कंपाइल करके दिया जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको एक शानदार सी पीडीएफ मिलती है। वो पीडीएफ हिंदी में चाहो या इंग्लिश में चाहो आपको मिल जाएगा। दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल है। चाहो तो प्रिंट आउट निकलवाओ, चाहो तो आप एज इट इज़ रीड कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो सारे के सारे पीडीएफ आपको केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में मिलेंगे और कहीं नहीं। तो आपके पास में मौका है अभी बढ़िया, आप इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट है जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपना आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और वापस आते हैं उसी आर्टिकल के उसी पॉइंट पर जहां पर हम लोगों ने इसको अभी छोड़ दिया था। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में। ये न्यूज़ किस चीज़ को लेकर डील करता है। सबसे पहले जो गवर्नमेंट है, सरकार आज के समय पर क्या करती है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को परचेज करती है। किस प्राइस पे, एक छोटे से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। जैसे किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अनाज को सरकार खरीदती है, किसानों को एक सपोर्ट मिल जाता है कि हमको अगर घाटा भी होता है, अगर हम मंडी में नहीं बेच पाते हैं इसको ले जाकर ज़्यादा प्राइस में, तो हम गवर्नमेंट को बेच देंगे, गवर्नमेंट इतने पैसे में तो खरीद ही लेगी, तो हमको नुकसान नहीं होगा। वैसे ही दोस्तों ट्राइबल कम्युनिटीज़ को भी एक सपोर्ट मिल जाता है जो जंगलों में रहते हैं, कि भाई जंगल से जो प्रोड्यूस हुआ है वो हम ले जाकर गवर्नमेंट को बेच देंगे। लेकिन इस बार क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इसको बहुत कम खरीदा, 92% की इसमें गिरावट आ चुकी है पिछले साल के कंपैरिजन में। वो बात यहाँ पर बोली गई। ये डेटा पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया है ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ने, जिसके बारे में ये पूरा डिस्कशन हो रहा है, समझे। तो अब यहां पर बात क्या है कि सर ये बार बार माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात आ रही है, गवर्नमेंट इसको खरीदती है, इसको खरीदती है। ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी एमएफपी एग्जैक्टली होता क्या है, जरा ये समझाएं। तो दोस्तों ये जो एमएफपी है ये जंगलों से प्रोड्यूस होने वाला आइटम है। ठीक है, अब ये क्या चीज है, जो टिम्बर के अलावा दूसरे जो प्रोडक्शन होता है, जंगल जो हमको दे रहे हैं, पेड़ पौधे जो हमको दे रहे हैं। ठीक है, देखो एक तो पेड़ क्या दे रहा है, सबसे ज्यादा बड़ी लकड़ी, टिम्बर क्या होता है, लकड़ी दे रही है। लकड़ी, बड़ी बड़े हिस्से जो आपको लकड़ी के देखने को मिलते हैं, लेकिन उन लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है फर्नीचर के अंदर में, या फिर कुछ इस प्रकार से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, समझ रहे हैं। तो यहां पर बोला जा रहा है कि लकड़ी को छोड़ के, अब लकड़ी ले लेंगे मतलब पेड़ काट रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो लकड़ी को छोड़ के जो वो लकड़ी यानी वो जो पेड़ हमको दे रहा है, और वो पेड़ क्या क्या दे रहा है, तेंदू के पत्ते दे रहा है। जंगलों से तेंदू के पत्ते आते हैं, उन तेंदू के पत्तों का इस्तेमाल होता है बीड़ी बनाने में। महुआ के फ्लावर्स हैं, सीड्स हैं। बैम्बू होता है यानी बांस की बात कर रहे हैं, साल के सीड्स होते हैं। शहद है, लैक है, तमरिंड यानी इमली है, फिर उसके बाद बहुत सारे और भी जड़ी बूटियां हैं जो दवाइयों में इस्तेमाल होती हैं। ये सब कुछ हमको उन जंगलों से मिलता है। तो ट्राइबल और फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ क्या करती हैं, इन सब एमएफपी को यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करती हैं और उसके बाद में इसको सेल करती हैं, बेचती हैं। गवर्नमेंट भी क्या करती है, एमएसपी पे यानी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे इन एमएफपी को खरीदती है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि यह हमारे लिए इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है। मैटर करने के पीछे का रीज़न है प्राइमरी लाइवलीहुड सोर्स, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए ये आज के समय पे एक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ यहाँ पर इनको बेचकर पैसा कमाती हैं, उसके बदले में उनको एक इनकम मिलती है।
ठीक है। और इनकम से ही यहाँ पर फिर वो उनको आराम से खाना पीना मिल पाता है, वो अपने नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं जंगलों से बेटर चीज़ों को प्रोड्यूस करने में, तो ये इसलिए मैटर करता है, समझे। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट इज़ एमएसपी और एमएफपी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक तो फार्मर्स को मिलता है, वो आपको पता है जो मैंने आपको बताया। दूसरा, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसके लिए भी एमएसपी दी जाती है। तो जैसे एमएसपी फसलों के लिए सरकार देती है, चावल के लिए, गेहूं के लिए किसानों को, उसी प्रकार से दोस्तों जो ये एमएसपी है, ये याद रखिएगा, ये जो एमएसपी है ये एमएफपी के लिए भी दिया जाता है, यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए भी दिया जाता है। जो ट्राइबल पीपल इकट्ठे करते हैं जंगलों से, उसके लिए भी यहाँ पर इसको दिया जाता है। अब क्वेश्चन यह है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है। मेन उद्देश्य यहाँ पर यह होता है कि जैसे किसानों के साथ भी है, अब बीच में कोई बिचौलिया आता है, मिडिल मैन आता है कि भाई मंडी में आपका जो अनाज है वो बिकवा देंगे, तो उसमें वो बीच में कमीशन खा लेता है। इससे किसानों को कई बार एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो वही केस इसमें भी है दोस्तों। जो ये एमएफपी की हम लोग बात कर रहे हैं, जो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या ट्राइबल कम्युनिटीज़ प्रोड्यूस कर रही है, इसमें अगर बीच में मिडिल मैन आता है तो वो बीच में बहुत सारा कमीशन खा लेता है। तो इसलिए यहाँ पर एमएफपी को लेकर एक प्रोसेस ये बोला गया कि सीधा सरकार को ले जाकर बेच दो ना, एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, तो ले जाकर बेच दो, ऐसा बोला गया। इससे एक फेयर इनकम मिल जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि गवर्नमेंट जब खरीदती है तो एक फेयर इनकम मिल जाती है। और इसको लागू कौन करता है, इस पूरे प्रोसेस को लागू करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, और कुछ एजेंसीज हैं जो यही काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, तो ये सब मिलकर यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि व्हाट एग्जैक्टली डज द डेटा से, जो डेटा प्रेजेंट किया गया है पार्लियामेंट में, वो डेटा क्या कहता है। जो मैंने आपको बताया कि भाई पहले साल के कंपैरिजन में इस बार 92% से गिरावट हो चुकी है अलग अलग 19 राज्यों के अंदर। अगर आप देखोगे तो ये ट्राइबल कम्युनिटी से कम खरीदा गया है। फंड तो रिलीज हुआ है भाई, स्टेट्स के लिए गवर्नमेंट कह रही है 319 करोड़ रुपए फंड रिलीज किया कि ताकि इन ट्राइबल कम्युनिटी से इससे एमएफपी को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदा जाए। लेकिन फंड रिलीज होने के बावजूद भी दोस्तों ये गारंटी नहीं मिल पाई, और ट्राइबल कम्युनिटीज़ को यहाँ पर ये ज़्यादा फायदा नहीं हो पाया। इससे क्या हो रहा है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जीवन पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा। उनकी इनकम, जो एक एश्योर्ड इनकम थी जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहे थे, वो कम हो जाएगी। ऑब्वियस ही बात है, फिर वो प्राइवेट ट्रेडर के पास में जाएंगे और प्राइवेट ट्रेडर फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन करेगा, उनसे ज़्यादा भेदभाव, ज़्यादा मोल भाव करके यहाँ पर उनको कम फ़ायदा पहुँचाएगा। तो यही बोला जा रहा है कि हमें इसमें सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो स्कीम है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। ये स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें जो एक्चुअल खरीदारी होती है, जो इन ट्राइबल कम्युनिटी से ये माल खरीदेंगी, वो राज्य सरकार खरीदेंगी, समझे। राज्य सरकारों को कुछ पैसा, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट केंद्र सरकार प्रोवाइड करवाएगी, इसलिए इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बोला गया है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। अब वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आगे समझाऊंगा। जो भी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं उसको आप रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज रिवीजन पॉइंटर्स। ये क्विक रिवीजन पॉइंटर दिए गए हैं बार बार, कभी भी आराम से रिवाइज करने के लिए। चलिए अब आगे आते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत, क्योंकि इसी कानून के जरिए ही दोस्तों ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो जंगलों से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करके बेचती हैं मार्केट के अंदर में। तो आपको थोड़ा सा ये पढ़ लेना है, क्योंकि इस साल अभी जनवरी में भी फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 न्यूज़ में था। तो आइए मैं आपको एक एक करके इसके बारे में कुछ बेसिक्स क्लियर कर देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है क्या, तो दोस्तों यहाँ पर ये ना, इसका फुल नेम देखोगे तो फुल नेम है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ये इसका फुल नेम है। आखिरकार हमें इस ऐसे कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि 2006 बोला जा रहा है, तो 2006 में ये कानून लेकर आया गया। 2006 से पहले क्या हो रहा था, ये जो ट्राइबल पीपल हैं दोस्तों, इनको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था। पुराने अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून हुआ करते थे जो बेसिक तौर पे इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को ज़्यादा सपोर्ट नहीं देते थे। तो वो जो अन्याय इनके साथ में हो रहा था, उस अन्याय को ख़त्म करने के लिए ये 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट को हम लोग लेकर आते हैं। और अब ये जो एक्ट है, इसका मेन पर्पज़ क्या है, इसका मेन पर्पज़ है कि भाई जो भी फॉरेस्ट लैंड पे, जंगलों में फॉरेस्ट ड्वेलर्स रह रहे हैं या ट्राइबल कम्युनिटी रह रही है, इनके अधिकारों की सुरक्षा करना, इनको लाइवलीहुड देना, इनको एक अच्छी जगह प्रोवाइड करवाना, और इनके जितने भी कम्युनिटी राइट्स हैं उसकी सुरक्षा करना। तो एफआरए ध्यान में रखना, कोई नए राइट नहीं दे रहा है, ये केवल जो एग्जिस्टिंग राइट्स हैं, जो पुराने ज़माने के राइट्स हमारे इन सब ट्राइबल कम्युनिटीज़ को दिए गए थे, उन राइट्स को और मजबूत कर रहा है कि भाई आपके राइट्स की सुरक्षा हम करेंगे। तो कौन कौन से कम्युनिटी राइट्स कवर करेगा इसमें? सबसे पहली बात, जो एफआरए है यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट, किसी एक इंडिविजुअल को लेकर बात नहीं करता, ये बात करता है कम्युनिटी के सभी फॉरेस्ट राइट्स के बारे में।
इसमें जो प्रॉपर्टी वगैरह है सबकी बात करता है, भाई कौन से ट्राइबल कम्युनिटी के पास में जो जंगल की प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो जंगलों में रह रहे हैं तो एग्जैक्ट वो प्रॉपर्टी उनकी तो है नहीं। तो ओनरशिप को लेकर भी कुछ बातें यहां पर बोली गई हैं, मैं आपको समझाता हूं वो क्या है। फॉरेस्ट राइट एक्ट का मेन पोटेंशियल क्या है? देखो, फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या कहता है, जो ऊपर आर्टिकल है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ये सेल्फ गवर्नेंस को मजबूत करता है। ठीक है, कि भाई जो ट्राइबल कम्युनिटी जंगलों में रह रही है उनके पास में पावर दिया जाए उनके पर्टिकुलर एरिया को लेकर। फिर ये पॉवर्टी को कम करने की बात करता है, एक लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाता है कि भाई ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला अधिकार इनको मिलता है। फिर उसके अलावा और भी प्रोटेक्शन यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटेक्शन दूसरे की जब हम लोग बात करते हैं तो राइट ओवर फॉरेस्ट लैंड, जिस जंगल पे वो रह रहे हैं अप टू 4 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया, उसकी ओनरशिप उनको दी जाती है कि भाई वहाँ पर कल्टीवेट कर रहे हैं, उस एरिया में वो रह रहे हैं। स्पेशली जो ये लैंड अंडर ऑक्यूपेशन है बिफोर 13 दिसंबर 2005। समझ जाना, ये कल्टीवेशन के लिए या हैबिटेशन के लिए जो जगह दी जा रही है, ज़मीन दी जा रही है इन कम्युनिटीज़ को, ये 13 दिसंबर 2005 से पहले जिन भी व्यक्ति के पास में ज़मीन है उनको दी जा रही है। ये फ्रेश एंक्रोचमेंट नहीं दे रहा है, जिनके पास में पहले से ही जंगल में जिस जगह पे रह रहे हैं उसी एरिया का हैबिटेशन, उसी एरिया का कल्टीवेशन उनको दिया गया है। वहीं पर वो लोग रह रहे हैं, लाइवलीहुड उनको मिलता है, क्योंकि वहीं से जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बनता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आप समझ गए, बैम्बू, तेंदू, लीव्स, हनी, महुआ, इन सबको वो इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसके बाद में बेच देते हैं, जिससे यहाँ पर इनको एक अच्छा पैसा मिलता है। ठीक है, फिर वैसे ही दोस्तों आपको एक चीज़ और याद रखनी है, इसी फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3 क्लॉज नंबर 1 सब क्लॉज नंबर सी। ये क्या करता है, ये एक ओनरशिप देने की बात करता है। किस चीज़ को लेकर? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेकर। ये कहता है कि भाई ये जो जंगल में रहने वाली कम्युनिटी है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, इनके पास में ये ओनरशिप राइट भी है। ठीक है, ये वहाँ पर रह रहे हैं, उसकी ओनरशिप, उस ज़मीन की ओनरशिप उनके पास में है, लेकिन याद रखें कि उसको वो बेचें ना, वो बेच नहीं सकते। अगर बेच रहे हैं या किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये काम वो नहीं कर सकते। हाँ, हेरिटेबल है, उनके बच्चे होंगे तो यहाँ पर उस बच्चे की वो ज़मीन मानी जाएगी, लेकिन उसको वो बेचेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे किसी दूसरे को, तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये भी अच्छी तरीके से जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। तो राइट्स में हम लोगों ने ये राइट डिस्कस कर लिया। बाकी नेचर ऑफ राइट्स में मैंने आपको ये बता ही दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, कि भाई इनके पास में हेरिटेबल अधिकार है कि अपनी प्रॉपर्टी को ये ट्राइबल कम्युनिटी अगली जनरेशन को पास कर सकते हैं, ये बेच नहीं सकते या फिर किसी को सेल नहीं कर सकते। इसमें जॉइंट रजिस्ट्रेशन भी अलाउ किया गया है, यानी रजिस्ट्रेशन जॉइंट जो दोनों लोग हैं यानी हस्बैंड वाइफ हैं उनके नेम पे ही रजिस्ट्रेशन होगा। तो जेंडर जस्टिस को भी यहाँ पर प्रमोट किया जाता है इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर में। तो गाँव में रहने वाले लोगों को किसके प्रकार से अधिकार हैं, लैंड राइट्स वगैरह हैं, वो यहाँ पर मैंशन किया गया। ये सब कुछ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रीज़न ये है, यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। फर्दर और भी प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो पूछा गया ये बहुत पुराना है, साल 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो रिसेंटली अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर में, इसमें जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं इनके पास में अधिकार है कि वो जंगलों के अंदर में जो बैम्बूज ग्रो हो रहे हैं उसको वो काट सकते हैं। तो कहोगे ये तो सही है, बैम्बूज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में। नहीं भाई, गलत है। अगर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में बैम्बूज है तो वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। जबकि यह है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये बहुत पुराना कानून है। तो ये कानून इस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करता, वो बात करता है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 वाला कानून। तो सेकंड स्टेटमेंट आप देख पाओगे, कहता है जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, वही FRA 2006 जो हमने पढ़ा, इसके तहत बोला जाता है जो बैम्बू है ये एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। कहोगे बिल्कुल सही बात है, बांस एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जिसको यहाँ पर एक कम्युनिटी इकट्ठा करती है, सेल भी करती है, जो हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर थर्ड स्टेटमेंट कहता है स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यानी वही FRA 2006 का जो एक्ट है, ये ओनरशिप देता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की टू द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। यही कानून क्या करता है, उस एरिया की फॉरेस्ट ड्वेलर्स को एक ओनरशिप देता है। बिल्कुल सही बात है, उनको ओनरशिप देता है, लेकिन वो बेच नहीं सकते उस प्रॉपर्टी को, जो हमने पढ़ा। तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, बट पहला वाला यहाँ पर गलत है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे एक और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है सिमिलर आर्टिकल से, तो PYQs पूछे हुए हैं, इस आधार पे प्लीज़ इसको पढ़कर जाइएगा। ये क्वेश्चन है यूपीएससी साल 2021 का। प्रश्न कहता है एट द नेशनल लेवल, देश के स्तर पे वो कौन सा मंत्रालय है जो मेन नोडल एजेंसी है
जो इस FRA एक्ट 2006 को लागू करने का काम करती है। तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो अभी हमने पढ़ा, क्योंकि इन्हीं कम्युनिटी को लेकर अभी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने ही एक डेटा पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था। आई होप आपको यहाँ पर भी एक बढ़िया तरीके से जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक अगला न्यूज़ आर्टिकल, अगली इंपॉर्टेंट खबर जो हमारे साइंस एंड टेक वाले पेज पर है। बहुत काम की है, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी जैसे हम लिथियम आयन बैटरीज के बारे में बात करते हैं ना, वैसे यहाँ पर एक बैटरी है जिसको बोलते हैं सोडियम आयन बैटरी। अब ये जो दोनों की दोनों बैटरीज के बारे में डिस्कशन होता है, तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं। यूपीएससी ने लिथियम आयन बैटरीज को लेकर बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, इवन पिछले साल 2025 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हम बात कर रहे हैं सोडियम आयन बैटरीज के बारे में या सोडियम आयन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो आइए, ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है वो एक्सप्लेन किया गया है इस पूरे आर्टिकल में। ये देखो, पूरा का पूरा पेज, कंप्लीट पेज है जो कवर किया गया है इस टॉपिक के ऊपर में। मैंने इस पूरे आर्टिकल के छोटे छोटे माइक्रो नोट्स आपके जनरेट कर दिए हैं, कुछ PYQs लगा दिए हैं, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके, है ना, आपको कुछ वाकई में काम का मिले। तो यहाँ पे दोस्तों हमें समझना होगा सोडियम आयन बैटरी और लिथियम आयन बैटरी दोनों के बीच में फ़र्क क्या होता है। लिथियम आयन बैटरीज़ के बारे में तो मेरे दोस्त आप सभी लोगों को पता है कि हाँ, लिथियम आयन बैटरीज़ में हम कुछ जो रेयर मेटल्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स उसका इस्तेमाल करते हैं। लिथियम का इस्तेमाल होता है, कोबाल्ट का इस्तेमाल होता है, निकल का इस्तेमाल होता है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जिससे हम लोग लिथियम आयन बैटरी बनाते हैं, है ना, जिससे हम लोग आजकल बात कर रहे हैं भाई लिथियम आयन बैटरीज बनाना शुरू करो, ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करो। अब यहीं पर बात आती है सोडियम आयन बैटरीज के बारे में भी। सोडियम आयन बैटरीज में मैक्सिमम तौर पे हम सोडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोडियम जिसको हम केमिस्ट्री में Na से डिफाइन करते हैं, लिथियम को हम Li से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, सोडियम क्या है, हमें बहुत सारा जो नमक फॉर्म में है सोडियम, ये मिल रहा है किससे, समुद्र से मिल रहा है, खारे पानी से मिल रहा है। तो उस सोडियम से बैटरी जो बनाई जा रही है, ये बनाने का प्रोसेस हमारे लिए थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। लिथियम आयन बैटरी के कंपैरिजन में ये ज़्यादा अच्छा प्रोसेस हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। वो कैसे होगा मैं आपको एक एक करके हर एक बात समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको सोडियम आयन बैटरीज का जो वर्किंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो एक्चुअली में अभी ये हुआ भी है कि जो भारत के साइंटिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में जो काम कर रहे हैं, उन्होंने एक सुपर फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी को डेवलप किया है, जिस वजह से ये न्यूज़ में थी। सुपर फास्ट चार्जिंग मतलब बैटरी अगर ख़त्म हो गई है तो 6 मिनट के अंदर अंदर 80% तक वो बैटरी चार्ज हो सकती है, और 3000 बार से ज़्यादा आप उसको आराम से चार्ज कीजिए, बहुत तेज़ी से चार्ज होती हुई नजर आएगी, यानी उसकी लाइफ साइकिल बहुत अच्छी है, कुछ ऐसा बताया गया। और ये जो नई मेजर टेक्नोलॉजी है, ये सोडियम आयन बैटरीज की वजह से डेवलप हो पाई है, ये भी बात यहाँ पर बोली जा रही है। ये कह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी पे अगर हम लोग और भी आज बहुत सारा काम करें, रिसर्च और डेवलपमेंट करें, तो भविष्य में बहुत जल्दी हमारे पास में एक ऑल्टरनेटिव होगा लिथियम आयन बैटरीज का। लिथियम आयन बैटरीज के कंपैरिजन में हम सोडियम आयन बैटरीज को बेटर तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। अब यही क्वेश्चन है हमारे सामने कि ये जो सोडियम आयन बैटरीज हैं ये एग्जैक्टली होती क्या है और कैसे काम करती हैं। सोडियम आयन बैटरीज रिचार्जेबल बैटरीज है, इसको दोबारा आप रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो सोडियम आयन है वो यहाँ पर चार्ज कैरियर की तरह काम करते हैं। जैसे लिथियम आयन के अंदर में ऑब्वियसली लिथियम आयन है यानी Li है, तो Li वाले यहाँ पर काम करते हैं। सोडियम आयंस में जो Na है वो चार्ज कैरियर की तरह काम करता है। वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है जैसे लिथियम आयन बैटरी वर्क करती है। बैटरी में एक पर्टिकुलर एरिया एनोड है, दूसरा कैथोड है ना। तो जैसे लिथियम आयन बैटरीज में वर्क होता है, वैसे ही यहाँ पर आप देख पाओगे सोडियम आयन बैटरीज के अंदर भी वर्क होता है। तो एक्चुअली में क्या है, जब सोडियम आयन बैटरी डिस्चार्ज होती है, यानी इसकी बैटरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जब बैटरी खत्म हो रही होती है तो क्या होता है, इस बैटरी में जो एनोड साइड होती है जिसको बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो इस बैटरी के अंदर जो एनोड साइड है जिसको बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड, वहां से सोडियम आयन मूव कर जाते हैं कैथोड की तरफ। एग्जामिनेशन के लिए याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न यूपीएससी पूछ लेता है कि बताओ सोडियम आयन में जब ये डिस्चार्ज होती है, बैटरी इस्तेमाल हो रही होती है, तो ये आयंस कहाँ मूव करते हैं, तो ये एनोड से, ठीक है, कहाँ से, एनोड से कैथोड की तरफ यहाँ पर मूव करते हैं ये सारे के सारे आयंस। प्लीज इसको याद रखिएगा, ठीक है। कैसे मूव करते हैं, बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसके थ्रू सपोर्ट मिलता है, और ये आयंस इलेक्ट्रोलाइट के जरिए कैथोड तक चले जाते हैं, कैथोड की तरफ इकट्ठे होने लगते हैं जब बैटरी इस्तेमाल होती है, समझे, जिससे एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। और वैसे ही यहां पर आप देख पाओगे जब चार्जिंग पे लगा दोगे, क्योंकि अभी तो बैटरी इस्तेमाल हो रही थी, बैटरी खत्म हो रही थी, अब आपने चार्जिंग में लगा दिया, तो चार्जिंग में लगा दिया तो ये क्या होगा, जो कैथोड पर ये सोडियम आयन इकट्ठे हो गए थे वो वापस एनोड की तरफ इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि बैटरी अपनी स्टोर एनर्जी को वापस रीगेन करने लगेगी।
ये एक तरीका होता है। इसको हम किस नाम से कहते हैं? इसको हम बोलते हैं रिवर्स इंटरकैलेशन एंड डी इंटरकैलेशन ऑफ सोडियम आयंस यानी Na आयंस। अब मैं आपको इसको एक पिक्टोरियल बेसिस पे समझाता हूं जिससे कि आप लोग आराम से समझ सकें जो मैं कहना चाह रहा था आप लोगों से। ठीक है, ये बैटरी है, इसमें एक एनोड है, ये दूसरा कैथोड है। ठीक है, तो जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है या फिर जब हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि जो सोडियम आयंस हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे होते हैं। और जब बैटरी को आप वापस से चार्ज करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आयंस है कैथोड से वापस एनोड की तरफ जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत सिंपल हो गया है ना, समझ में आया। बाकी आप डिफरेंस देखना चाहोगे लिथियम आयन बैटरी और सोडियम आयन बैटरीज में, तो एक थोड़ा सा ब्लरी फोटो है लेकिन आपको बहुत कुछ समझा देगा। सोडियम आयन बैटरी में हम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। लिथियम आयन बैटरीज के अंदर में दोस्तों कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है, लिथियम का इस्तेमाल हो रहा है, निकेल का इस्तेमाल हो रहा है, कोबाल्ट का इस्तेमाल हो रहा है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल हो रहा है। और ये सब चीज़ें भारत में नहीं मिलती हैं, लेकिन सोडियम भारत में बिल्कुल मिलेगा, एल्यूमिनियम भारत में बिल्कुल मिलेगा। तो एल्यूमिनियम कॉपर से सस्ता भी पड़ता है, कॉपर तो बहुत महंगा है भाई, है ना, कॉपर से सस्ता भी पड़ता है हमारा ये। तो ये बैटरी जो है ये एक कह सकते हैं ईजी प्रोसेस है, आसान पड़ेगी, कंपैरिजन में सस्ती रहेगी लिथियम आयन से और बेटर तरीके से वर्क करेगी। एक सेकंड रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसी के आधार पे इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि भारत को अपना जो बैटरी स्ट्रैटेजी है उसमें दोबारा एक नई सोच को उभारना चाहिए। हमें सोडियम आयन बैटरीज के ऊपर में काम करना शुरू करना चाहिए। आर्टिकल इसके ऊपर में आर्ग्यू करता है। अब ऐसा क्यों, ये बैटरी हमारे लिए इतनी मैटर क्यों करती है, हमें इतना टाइम क्यों देना है? क्योंकि आज दोस्तों बैटरीज जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन चुका है ढेर सारी इंडस्ट्री के लिए। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी से जो आप बिजली बना रहे हैं उसको स्टोर कहाँ पे करोगे? बैटरी में स्टोर करोगे। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट ट्रांजिशन हो गया, इसमें बैटरी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो भारत के जितने भी क्लीन एनर्जी गोल्स आपको दिख रहे हैं ये बिना अच्छी बैटरी टेक्नोलॉजी के सर्वाइव नहीं कर सकते। तो एक रिलायबल बैटरी टेक्नोलॉजी अगर हमें चाहिए तो भारत के इन क्लीन एनर्जी गोल्स को पूरा करने के लिए हमें सोडियम आयन बैटरीज के ऊपर में काम करना होगा। तो कहोगे सोडियम आयन पे ही क्यों? लिथियम आयन तो बहुत पुरानी बैटरी है, दुनिया में इस पे ही डोमिनेंस है, आपके फ़ोन में भी लिथियम आयन बैटरी है। हम क्यों नहीं इसी को इस्तेमाल कर सकते? इस पर क्यों नहीं काम कर सकते? इस पे इसलिए काम नहीं कर सकते क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? मैंने आपको बताया, लिथियम, कोबाल्ट और निकेल के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है लिथियम आयन बैटरी। और ये जितने भी मिनरल्स आपको दिख रहे हैं लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ये भारत के अंदर में स्कैर्स हैं। भारत में इन मिनरल्स की सबसे ज़्यादा कमी है, ये बात भी याद रखिएगा। केवल कुछ ही देशों में दोस्तों लिथियम, कोबाल्ट, निकेल पाया जाता है। और आज जियोपॉलिटिकल रिस्क इतना ज़्यादा बढ़ चुका है तो इस आधार पे भारत को एक नया ऑल्टरनेटिव क्रिएट करना होगा कि लिथियम आयन बैटरी के ऊपर में हमारी निर्भरता रहे ही ना, हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट ही ना करें, समझे? हम लोग क्या करें, सोडियम आयन बैटरी को डेवलप कर लें। तो कहोगे हाँ सर ये तो समझ में आया हमें कि हाँ ये एक तरीका है, ये रिस्क सही चीज़ दिखाता है कि हाँ हमें सोडियम आयन पे काम करना चाहिए। लेकिन ये बताओ कि जो ये लिथियम आयन और प्रोसेसिंग है इसमें और क्या क्या दिक्कत है? देखो लिथियम को प्रोसेस करना, रिफाइन करना बहुत मुश्किल है, बहुत कम कंट्रीज आज के समय पर कर रही हैं। क्रिटिकल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, इसका लिमिट स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, दुनिया भर में अगर इसका शॉर्टेज हो जाए तो इसके दाम बढ़ जाते हैं, ये सब कुछ है। तो इसी वजह से आज भारत को सोडियम आयन बैटरीज पे काम करना चाहिए क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत ऑल्टरनेटिव है। तो लिथियम आयन को पछाड़ सकता है अगर आने वाले समय पर अगर हमने सोडियम आयन के ऊपर में बेटर तरीके से काम किया तो। क्योंकि सोडियम आयन बैटरी में सबसे खास बात यह है जैसे लिथियम वगैरह की कमी हो जाती है या निकेल की कमी हो जाती है तो बैटरीज बनाने में दिक्कत होगी। लेकिन सोडियम आयन बैटरीज में दोस्तों सोडियम का इस्तेमाल हो रहा है, किसका? सी सॉल्ट का इस्तेमाल होता है और सोडा ऐश का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ हो रहा है। तो जो ये सोडियम है ये हमें कहाँ से मिल जाता है? समुद्र के पानी से मिल जाएगा, समुद्र में जो नमक मिलता है उससे मिल जाएगा, सोडा ऐश से मिल जाएगा। तो ये रॉ मटेरियल अबेंडेंट है, भरपूर मात्रा में सोडियम प्रेजेंट है। जब जो चीज़ भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है तो ऑब्वियस ही बात है वो चीपर है, सस्ती भी है। और सस्ती होने के साथ साथ आज देश में सभी जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। भारत का एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा जो समुद्र के साथ बॉर्डर को शेयर करता है। तो जो लिथियम आयन में मिनरल शॉर्टेज की दिक्कत है ना, वो शॉर्टेज की दिक्कत सोडियम के साथ में नहीं है। तो पहला प्लस पॉइंट इंडिया के लिए यह है, इसलिए हमें सोडियम आयन बैटरी पे काम करना चाहिए। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपैटिबिलिटी के ऊपर में डिस्कशन करेंगे। तो आज हमारे पास में जो लिथियम आयन बैटरीज का प्रोडक्शन होता है उसकी जगह हमें एक सोडियम आयन के ऊपर में काम करना होगा, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके, क्योंकि लिथियम आयन पे इंडिया ऑलरेडी काम करता है। तो हम लोग सोडियम आयन पे ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2-4 छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, काम हो जाएगा।
और अपने आप में सोडियम बैटरी के ढेर सारे एडवांटेजेस भी यहाँ पर हैं, ध्यान में रखिएगा। जब मैं बात करता हूँ एडवांटेजेस की, तो वो कौन से एडवांटेज हैं? सबसे पहली बात, जैसे देखो बैटरी जब बनती है ना, तो लिथियम आयन बैटरी को आप चार्ज करके, मतलब लिथियम आयन बैटरी को उसको चार्ज ही कर जाता है। आपके मोबाइल फ़ोन में लिथियम आयन बैटरीज होती है, मोबाइल फ़ोन आपका थोड़ा बहुत चार्ज रहता है, नया नया खरीदते हैं तो इन बैटरीज को चार्ज करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है इधर से उधर। तो कई बार स्पार्क्स के जरिए इसमें बहुत बड़ा विस्फोट भी हो जाता है, समझे? तो सोडियम आयन बैटरी में यह फायदा है कि भाई इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जीरो वोल्टेज पर। जीरो वोल्टेज पर भी आप इसको ट्रांसपोर्ट कर पाओगे, आग लगने का डर इसमें कम हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत सेफ हो जाता है। और ये जो टेम्परेचर होता है, जैसे ज़्यादा गर्मी है या ज़्यादा ठंडी हो गई, तो लिथियम आयन बैटरीज स्ट्रगल करने लगती है। तो सोडियम आयन बैटरीज के साथ वो नहीं है। अगर थर्मल रनअवे है तो उसमें ज़्यादा खतरा इसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो ग्रिड स्टोरेज में हेल्पफुल हो सकता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल हो सकता है। बड़े स्केल पर हम सोडियम आयन बैटरीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर इस पर बेटर तरीके से काम कर लिया गया तो, ठीक है। हाँ, हालांकि आप ये कह सकते हैं जैसे लिथियम आयन बैटरीज में एनर्जी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा पावरफुल होती है, सोडियम आयन बैटरीज थोड़ी कम पावरफुल है। लेकिन दोस्तों आप देखोगे कि सोडियम आयन बैटरीज में हम थोड़े बहुत और भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके भविष्य में अगर लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता रहेगा तो हम इसमें भी एक नया चेंज लेकर आ सकते हैं, समझे? टेक्नोलॉजीज धीरे धीरे करके डेवलप होती हैं। तो सोडियम आयन एनर्जी डेंसिटी के मामले में लिथियम आयन से लोअर है, इसको एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज आज हमारी ऐसी हैं जिसमें कम एनर्जी, कम डेंसिटी वाली एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी सोडियम आयन से काम हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सोडियम आयन बैटरी में जो लेयर्ड ऑक्साइड सोडियम कैथोड्स हैं, कैथोड साइड पे यहाँ पर क्या है, हम अगर लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तो जो ये गैप आ रहा है एनर्जी डेंसिटी का, उस गैप को बहुत जल्दी भरा जा सकता है, बढ़िया काम किया जा सकता है। तो सोडियम आयन में जो प्रॉब्लम्स हैं लिथियम आयन के कंपैरिजन में, वो इंप्रूव हो सकती हैं। और अगर वो इंप्रूव हो गई तो सप्लाई चेन मजबूत हो जाएगा, भरपूर मात्रा में इंडिया सोडियम आयन बैटरीज बना पाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग में बूस्ट होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन बैटरीज का इस्तेमाल कर सकेंगे, कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स एडवांटेज होगा, आप कहीं पर भी इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हो रहा है, कॉपर का इस्तेमाल नहीं हो रहा, जबकि लिथियम में कॉपर का इस्तेमाल होता है तो महंगी पड़ती है या सस्ती है, रॉ मटेरियल सस्ता है, कहीं पर भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल में बोला जा रहा है भारत को एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड, कोऑर्डिनेटेड, सिस्टमेटिक अप्रोच की ज़रूरत है। कुछ ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत है जहां पर हम सोडियम आयन बैटरीज का एडॉप्शन करें और इसका प्रोडक्शन करें। और एडॉप्शन प्रोडक्शन के लिए ढेर सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ताकि नई नई स्कीम्स वगैरह लेकर आ सकें, मार्केट क्रिएशन हो सके, और हम फोकस करें सोडियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल करें 2 व्हीलर्स में, 3 व्हीलर्स में, स्टेशनरी स्टोरेज में भी यहाँ पर एडॉप्ट करना हमें शुरू करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज क्विक रिवीजन पॉइंटर्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोडियम आयन बैटरीज का, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। अब देखिए यूपीएससी का साल 2025 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, ज़रा इसको देखिए, यहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि हाँ कैसे प्रश्न बन जाते हैं। क्वेश्चन यह है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। आपको 4 एलिमेंट्स के नाम दिए हैं और ये कहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज के कंपैरिजन में जो ये 4 एलिमेंट्स हैं, इनमें से कितने एलिमेंट ऐसे हैं जिससे हम लोग, मतलब जिसका हम लोग लिथियम आयन बैटरी में कैथोड्स में इस्तेमाल करते हैं, कैथोड्स में इस्तेमाल करते हैं। इन चारों में से कौन कौन सा है जो कैथोड में इस्तेमाल होता है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो कैथोड में इस्तेमाल होने वाला कोबाल्ट है, लिथियम है और निकेल है, ठीक है। ग्रेफाइट जो है ये एनोड पे इस्तेमाल होता है, बाकी तीनों हमारे कैथोड पे इस्तेमाल होते हैं, यानी ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बैटरीज इस्तेमाल हो रही है वो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो बैटरी में जो यहाँ पर एक पर्टिकुलर साइड है एनोड और दूसरा कैथोड, जो मैंने आपको सोडियम आयन में भी समझाया था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो सोडियम पर यहाँ पर लिथियम में आप देख पाओगे हम लोगों ने एनोड पे ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया है, कैथोड पे लिथियम, निकेल, कोबाल्ट, इवन मैंगनीज का भी इस्तेमाल होता है। तो ये कॉम्पोनेंट्स हैं। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और न्यूज़पेपर में हम लोग कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए जाएँ ताकि आपको एक बेटर एनालिसिस मिल सके ना। उसी के साथ में करते हैं सेशन को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।